गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं आज फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है। देखिए बेटा, पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसे बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। विदेशी क्या होता है? देश के बाहर है। हमारे देश के जो बाहर होता है उसे हम फॉरेन कहते हैं। ओके, भारत का बाहर जैसे श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, ठीक है, तो रशिया हो गया, ये सारे, और इंग्लैंड हो गया, और अलग अलग बहुत सारे ऐसे देश है जिनमें अलग अलग जो करेंसी लगता है या मुद्रा लगता है। अब देखो क्या दे रखा है, द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसका अर्थ क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का एग्जैक्टली उसकी मीनिंग क्या होती है? सिर्फ पढ़ के आपको रीडिंग करके नहीं बताना है, शॉर्टकट में आपको बता देना है। सभी देश की क्या होती है? अपनी करेंसीज होती है, अपनी मुद्रा होता है, जो क्या करता है ये ना घरेलू सीमा के अंदर व्हिच आर रैपिडली एक्सेप्टेबल विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटोरीज। इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक जो देश का जो अपना जो मुद्रा होती है ये क्या करता है ना, ये रेडिली एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल मतलब ये स्वीकार किया जाता है, स्वीकृत किया जाती है या स्वीकृत होती है घरेलू सीमा के अंदर। ये अपनी टेरिटोरी, चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, चाहे आप असम चले जाओ, चाहे ओडिशा, चाहे दिल्ली, हमारे में रुपीज लगता है, पूरे इंडिया में ही लगता है, तो ये किसी भी टेरिटोरी में हमारे देश में चले जाओ। एग्जाम्पल में जैसे इंडियन की रुपीज हो गया, इंडियन में क्या चलता है भाई ना, रुपीज है। ओके, और यूएस में जैसे हो गया आपका, यूएस में डॉलर हो जाती है, और पाउंड होती है इंग्लैंड में। ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं जो मुद्रा है, उसके बारे में आप जानकारी लेना, लेकिन इसमें जरूर नहीं है। इसका अर्थ है करेंसी इज वन कंट्री इज जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्री। अब एक देश की जो करेंसी है वो दूसरे देश में यूज नहीं होती है। अगर हम अमेरिका में कुछ खरीद रहे हैं तो उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा, बल्कि अपने रुपीज में नहीं है। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल पेमेंट, करेंसी ऑफ वन कंट्री हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। इसका अर्थ है कि हमें क्या करना पड़ता है ना, दूसरे देश की कंट्री को कन्वर्ट करके उसको पे करना पड़ता है जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स द पेमेंट इन इट्स ओन करेंसी। हर कोई देश अपनी देश की करेंसी चाहता है, इसीलिए जब हम दूसरे देश की कुछ चीज खरीदते हैं या उससे कोई चीजें हम आयात करते हैं, तब हमें उनकी करेंसी से पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आप बक्स के अंदर, आप देखो ना, फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए गिवन कंट्री। ओके, तो फॉरेन जो विदेशी विनिमय से अभिप्राय एक दिए देश को घरेलू करेंसी को छोड़कर दूसरी सभी करेंसी से है। उदाहरण के लिए भारत के लिए इंडिया डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपीज एंड ऑल अदर करेंसी लाइक डॉलर, ब्रिटिश में पाउंड, चाहे दिनार, ये सारे जो होती है उसे फॉरेन एक्सेट्रा आर फॉरेन एक्सचेंज। तो आपको ये सब चीज ध्यान देना, मैंने क्या बताया, ठीक है ना। ब्रिटेन और कुवैत में कौन सी दिनार है, तो ये तो फॉरेन एक्सचेंज बेटा आपको आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल आ रहे हैं कि क्या एग्जाम्पल दे रखा है। अमेरिकन फर्म एक्सपोर्टेड गुड्स टू इंडिया। तो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो भारत को क्या कर रहा है बेटा, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर। वो बिल्कुल चाहेगा डॉलर में, वो रुपीज लेके क्या करेगा अपने पास। इसके रिजल्ट क्या होता है ना, इंडियन जो इंपोर्टर विल हैव टू कन्वर्टेड इंडिया रुपीज इनटू अमेरिका डॉलर। तो जो भी वहां से सामान मंगाएगा वो क्या करेगा, हमारे भारत का जो रुपीज है, ठीक है, वहां से वो क्या करना पड़ेगा ना, उसको वो बदलेगा किस में, अमेरिका डॉलर में वो बदलेगा, ठीक है बेटा। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर भारत कहीं से क्या करेगा ना, सप्लाई करेगा, मतलब एक्सपोर्ट करेगा, तो भारत भी चाहेगा कि उसकी रुपीज में वो पैसे रिसीव करेगा। जैसे अमेरिका अगर यहाँ पे क्या करता है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं, वहां से एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, हम उसको पे करेंगे डॉलर। अगर भारत कहीं एक्सपोर्ट करता है किसी देश को, तो ओके, तो भारत भी कोशिश करेगा कि वहां से वो रुपीज से ही वो लेगा। तो इससे क्या होता है ना, एक समस्या पैदा होती है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अदर एंड फिक्सिंग रेट एट व्हिच द टू करेंसीज आर टू बी एक्सचेंज। जो एक्सचेंज हम करेंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो चलो कन्वर्टिंग में हो जाता है, लेकिन जो पैसे कभी बढ़ता है और कम होता है वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब आगे देखो क्या है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और रेट। ये क्या होती है ना, विदेशी विनिमय की जो दर है
उसको दर को निर्धारित करने की समस्या है। वास्तव में हम एक विदेशी विनिमय के निर्धारण की समस्या है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट एट व्हिच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज तो पता लग गया, अपनी करेंसी दूसरी करेंसी से बदलना। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, वो दर से है जिसमें एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है। इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी को दूसरे करेंसी में क्या किया जाता है, एक करेंसी के मूल्य को दूसरे करेंसी के रूप में प्रदर्शित करती है, उसे हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर हुआ? दूसरा देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू द एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ द अनदर। इट एक्सचेंज रेट ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर्स। जैसे आपको पता है, देन इट मीन्स $2 आर नीडेड टू हैव 1 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड के लिए कितने चाहिए ना, 1 पाउंड खरीदने के लिए $2 की जरूरत होगा। ये दे रखा है आपको, तो वही इसमें दे रखा है। क्या है ना, देखो, द एक्सचेंज रेट कैन द फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर or even day to day in a country. There are as many foreign exchange rates as there are foreign currencies. तो अलग अलग देश जो होती है वो क्या होती है ना, मांग और पूर्ति। मतलब इसका अर्थ है विनिमय दर प्रति वर्ष या दिन प्रतिदिन में परिवर्तित होती रहती है। ऐसे नहीं है फिक्स हो गया, इस साल के लिए 2021 के लिए फिक्स हो गया, नहीं है। वो साल साल में भी, चाहे वो दिन दिन में भी वो बदलता है। मतलब उसका फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है वो। और क्या है दूसरी ओर से, अब देखना है, दूसरी कीमतों की तरह विनिमय दर मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होता है। इट डिपेंड ओनली द रेट इज एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डेज एंड डेज द डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड और सप्लाई, आपकी मनी का क्या डिमांड है उस हिसाब से डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर करूंगा, कभी ऐसे समय था कि भारत और पाकिस्तान का डॉलर के हिसाब से सही था, थोड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो इकोनॉमी पाकिस्तान का है वो घटता जा रहा है। इसके चलते अमेरिका डॉलर की तुलना में उसके पैसे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। बताओ, तो वही है कि समझ में आया बेटा आपको? ओके बेटा, जो मैंने बताया क्या आपको समझ में आया? दोबारा मुझे बताने की जरूरत है? ओहो, इसमें नेक्स्ट, हाँ, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इसमें मैंने आपको बताया सॉरी, मैंने बताया कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो क्या होती है ना, एक देश की जो करेंसी होती है दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, हमारे भारत की जो रुपीज है उसको छोड़कर और जो भी पैसे हैं वो हमारा क्या होता है ना, फॉरेन करेंसी कहलाता है। ठीक है, जैसे डॉलर हो गया, जैसे आपका पाउंड हो गया, दिनार हो गया, ये सारे। उसके बाद आपको बताया गया कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है ना, वो दर है जिससे हम दूसरे करेंसी को चेंज करते हैं। और वो क्या करता है ना, ये जो एक्सचेंज करता है ये रिप्रेजेंट करता है द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है बेटा, आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे क्या मैंने बता दिया गया ना, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। इसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है मूल्यह्रास। कोई नेशनल इनकम पढ़ा है तो डेप्रिसिएशन आपने पढ़े होंगे, अकाउंट में भी आप पढ़ते हो। और एप्रिसिएशन मतलब होता है अधिमूल्यन। क्या होता है बेटा? अधिमूल्यन। इसका मतलब अधिमूल्यन, ये अधिमूल्यन क्या होता है? ये तो होता है डेप्रिसिएशन, मतलब कम मूल्यह्रास जिसे कहते हैं। मूल्यह्रास, करेंसी मूल्यह्रास है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ना, करेंसी डेप्रिसिएशन रिफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू जब कम हो जाती है दूसरे की तुलना में। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी जो रुपीज दे रखा है 70 से 74 है, अभी तो और भी ज्यादा बढ़ गया। एक डॉलर का अगर मान लो कल आज रेट है $1, अगर आप 70 रुपये बैंक में जमा करते हो, ओके, तो आपको $1 मिलता है। और दूसरा दिन वो 74 रुपीज आपको चाहिए $1 खरीदने के लिए, $1 को कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे में बेटा क्या होती है ना, जहां 70 रुपये दे के आप $1 ले रहे थे, अब 74 रुपये देकर आप $1 ले रहे हो। इसका मतलब भारत का जो रुपीज का जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ। उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसके दूसरे और एप्रिसिएशन में क्या होता है, अगर
₹74 दे के आप $1 ले रहे थे और कल बढ़कर वो ₹70 देकर कम होकर ₹70 में आप $1 ले रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन। आपको समझ में आया नहीं आया? तो उसको बोलते हैं आपका एप्रिसिएशन या अधिमूल्यन। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन समझ में आया? ज़्यादा अगर कम पैसे देके आप $1 ले रहे थे, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो आपका डेप्रिसिएशन होगा। हमारे डोमेस्टिक करेंसी का जो वैल्यू वो कम हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन कल क्या होती है ना, ₹74 में आप $1 लेते थे, लेकिन ₹70 दे के आप खरीद रहे हो, इसका मतलब अधिमूल्यन हो रहा है और वो एप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है बेटा? तो आप देखो वही चीज़ दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो बेटा, जैसे मैंने बताया, अगर ₹70 में $1 आज हम ले रहे हैं और कल 74 में $1 मिल रहा है, इसका मतलब हमें ज़्यादा पैसे देकर हमें $1 रिसीव कर रहे हैं, ये तो एक तो सेम है। इसका मतलब रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो रहा है। पेपर में आ सकता है, अगर 12 तारीख को ₹70 में $1 है और 13 तारीख को ₹74 में $1 है, तो बताओ डॉलर का डेप्रिसिएशन हो रहा है या रुपीज़ का? बिल्कुल दिख रहा है रुपीज़ को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो रुपीज़ का ही डेप्रिसिएशन हो रहा है। ये तो डॉलर तो फिक्स है, इसमें कहाँ पे मूल्यह्रास हो रहा है? कुछ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज आप क्या कर रहे थे ना, $2 में 1 पाउंड ले रहे हो, ये पाउंड का सिंबल है। $2 दे के आज क्या कर रहे हो ना, 1 पाउंड आप खरीद रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। और दूसरा दिन क्या हो गया ना, $1.5 दे के आप 1 पाउंड ले रहे हो। इसका मतलब पाउंड तो सेम है, लेकिन इसमें पाउंड सेम है, लेकिन पाउंड खरीदने के लिए इसमें ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा था, इसमें आपको कम पैसे देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एप्रिसिएशन किसका हो रहा है ना, डॉलर का। डेप्रिसिएशन किसका हो रहा है ना, आपका पाउंड का। क्यों पाउंड का हो रहा है? देखो 1 पाउंड एक्सचेंज करने के लिए $1.5 देना पड़ रहा है, जबकि कम करना पड़ रहा है। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम कर रहा है। तो अगर अपनी वैल्यू बढ़ जाता है तो एप्रिसिएशन हुआ, लेकिन उसी 1 पाउंड के लिए आपको कम पैसे से मिल रहा है, कम पैसे में एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ होगा यूके पाउंड क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। अगर यहाँ 74 में से हम $1 खरीदते और 70 में से $1 खरीदते, इसका अर्थ होता ना, डॉलर जो आपका डॉलर है वो आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो हमारा रुपीज है वो एप्रिसिएशन हो रहा है। क्लियर हो गया जी? क्योंकि एक अगर डेप्रिसिएशन होगा, दूसरा तो एप्रिसिएशन होगा ना, बिल्कुल होगा, ये ध्यान देना। चलिए, क्लियर हो गया होगा बेटा? कोई दिक्कत है डेप्रिसिएशन? अब आ जाओ, लिखा है यहाँ पे एप्रिसिएशन के बारे में आपको आएगा। करेंसी एप्रिसिएशन, जिसे अवमूल्यन बोला जाता है, एक तरह से वैल्यू जो इंक्रीज है उसको बोला जाता है। वैल्यू इंक्रीज होगा एप्रिसिएशन, वैल्यू डिक्रीज होगा डेप्रिसिएशन। वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसे बोलते हैं हम मूल्यह्रास, और वैल्यू बढ़ जाएगा उसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन या अधिमूल्यन। करेंसी एप्रिसिएशन इज रिफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू, जिसमें डोमेस्टिक जो करेंसी है उसकी जो क्या हो गया, मोर वैल्यूएबल, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और जो जिसको हम खरीदेंगे जो करेंसी है वो कम हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बेटा है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर 74 रुपीज़ में आज $1 खरीद रहे हैं, कल अगर 70 हो गया, इसका मतलब कम पैसे दे के हम डॉलर हम खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब उसको एप्रिसिएशन हो रहा है और वो क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत तो बड़ा है नहीं। अगर 1.5 दे के हम 1 पाउंड खरीद रहे थे और $1.5 दे के $1.5 दे के अगर हम 1 पाउंड खरीद रहे हैं, दोबारा $2 दे के हम 1 पाउंड खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा ना, यूके पाउंड जो है वो एप्रिसिएट हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, क्योंकि एक पाउंड खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता हो रहा है। डॉलर का क्या होगा ना, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे पाउंड का क्या होगा ना, एप्रिसिएशन। क्लियर हुआ बेटा? उसके नीचे आपको एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने बताया, वो आप इसको आप एक बार रिवाइज मार सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट आते हैं, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। ओके, इसका एक बार उसे पढ़ सकते हो ना। जो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स ए राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज रुपीज। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा ना, जो डोमेस्टिक करेंसी की जो प्राइस है वो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो आपका बढ़ जाता है। In term of foreign currencies, say dollar, now ₹1 can be exchanged for more dollar with same amount of money. More goods can be purchased from USA. It leads to increase in import from USA as American goods will become the relatively cheaper. बिल्कुल, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब दे रखा है कि मुद्रा के समान राशि से अमेरिका से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है।
ये अमेरिका से अधिक आयात की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अमेरिका वस्तुएं पर सस्ती हो जाएगी। कब सस्ती हो जाएगी? जब भारत की मुद्रा के अधिमूल्यन हो जाएगा। अधिमूल्यन मतलब होता है अगर एप्रिसिएट हो जाएगा, कम पैसे दे के रुपीज, अगर हम कम रुपीज देकर अगर हमें डॉलर मिल रहा है, अगर मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, अगर 74 रुपीज में $1 मिल रहा है और कल 70 में मिल रहा है, इसका मतलब 4 रुपये कम देके आपको डॉलर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है जो सामान आप खरीदोगे आपको सस्ता पड़ेगा, बल्कि महंगा नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में क्या होती है ना, रेट ज़्यादा महंगा होती है, कॉस्टली होती है, लेकिन जहाँ एप्रिसिएशन हो जाएगा वहाँ पे सस्ता होगा। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि आज 70 रुपीज में आपको $1 मिल रहा है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई चीज़ का $100 है, अगर मान लो कि कोई चीज़ सामान कुछ कोई गुड्स आप खरीद रहे हो, उसका रेट $100 है, तो आज आपको पे करना पड़ेगा 70 × 100, 7,000 रुपये आज पे करना पड़ेगा उसके 1 यूनिट खरीदने के लिए। लेकिन जब 74 रुपीज़ हो जाएगा तो 7,400 रुपये आपको पे करना पड़ता है। मैं एक वस्तु के लिए बता रहा हूँ जो कि वो कॉस्टली आपको हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन की स्थिति में लोग बचते हैं खरीदने के लिए, और एप्रिसिएशन की स्थिति में लोग खरीदने के लिए खरीदते हैं, ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो सस्ता में पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? बिल्कुल। आगे चलते हैं ना, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो आपका इसमें दे रखा है, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये, और जिसको क्या बोलते हैं ना, विनिमय दर की सीमा प्रणाली, जिसे हम पेक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल मतलब नम्य होता है, ओके, फिक्स मतलब होता है स्थिर हो गया, तो नम्य एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया। जैसे आपका लोचशील विनिमय दर प्रणाली है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। और तीसरा क्या हो गया, प्रबंधित तरलशीलता प्रणाली, यह मैनेज या फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। चलो आप आ जाओ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government। इसका मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम उसे कहा जाता है जहां पे करेंसी का जो एक्सचेंज है वो फिक्स रखा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें पॉइंट्स देखिए, पॉइंट दे रखा है टू अचीव स्टेबिलिटी, ओके, इसका मतलब स्टेबिलिटी स्थिरता रखने के लिए, ठीक है। और स्थिरता, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता। तो ये टू बेसिक परचेज टू एडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, इसका अर्थ क्या है ना, बेसिक पर्पज क्या होती है, उसकी मेन उद्देश्य क्या होता है ना, विदेशी व्यापार और पूंजी के जो आवागमन में स्थिरता को सुनिश्चित करना। जो एडप्ट आप करोगे, जो सामान आप लोगे, इसके लिए आपको जो रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, वो आप फिक्स कर दोगे कि भैया इस साल में 70 रुपये में मुझे $1, मुझे 70 रुपये देना है आपके $1 के हिसाब से। जो पूरे साल तक फिक्स है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये फिक्स एक्सचेंज रेट में उसी प्रकार की बात है। पहला समझ में आया क्या? पहला वाले न फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट के लिए एक जो एडप्ट क्या, जब हम परचेज जब एडप्ट कुछ करते हैं उसके लिए क्या है, फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा आता है टू अचीव स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब क्या है, इस स्थिरता को पाने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा को क्रय करने लगती है जब विनिमय दर कमजोर हो जाते हैं और विदेशी मुद्रा को बेच देती है जब विनिमय दर मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें दे रखा है कुछ विनिमय दर की प्रणाली क्या है। और फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द लार्ज रिजर्व टू फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल ऑफ फिक्स बाय इट। अंडर दिस सिस्टम each country keeps value of its currency fixed in the term of some external standard। इसका मतलब क्या होती है, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी करेंसी या मुद्रा का मूल्य किसी बाहरी माप के रूप में तय रखता है कि भैया हमारे रुपीज में वो कितने $, है, क्या है, नहीं है, वो चीज़ है। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, ये क्या होती है ना, ये जो बाहरी माप जो होती है वो कौन कौन सी होता है ना, सोना चांदी हो सकती है, और जो भी प्रीशियस मेटल होती है, जो मूल्यवान धातु होती है, उसको भी रखा जा सकता है, उसको से भी नापा जा सकता है।
किसी दूसरे देश की मुद्रा या कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते की इकाई हो सकती है। ये बाहरी माप ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड होती है, ठीक है, जिसको इस हिसाब से भी नापा जाता है। गोल्ड और सिल्वर, इसमें रेट तय किया जाता है। When value of domestic currency is attached to the value of the another currency, it is known as the pegging। उसका मतलब क्या होता है? ओके, तो इसका मतलब होती है ना, जिसे हम संबंधित करना होती है जब घरेलू मुद्रा के मूल्य को किसी अन्य मुद्रा के मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है। ओके, when value of domestic currency is tied to the value of the another currency, इसका मतलब ऐड करना, जोड़ जाना। ओके, तो क्या होती है ना, इसे हम पेगिंग कहते हैं, उसे हम संबंधित करना कहते हैं। ओके, when value of currency is fixed in the term of some other currency or in term of gold, जब हम फिक्स कर दिया जाता है किसी करेंसी को दूसरे करेंसी के और गोल्ड के हिसाब से, तो इट इज नॉन एज द पार्टी वैल्यू। दूसरा जो होती है उसे हम समता मूल्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ये समता मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में समता मूल्य। और ये जो पेगिंग है उसको क्या बोलते हैं? संबंधित करना। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना इस पैराग्राफ को कि क्या दे रखा है। फिर अब आ जाओ जो ब्रैकेट में दे रखा है। पुराने समय में ईयरली टाइम्स एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल मेजर कंट्रीज वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड में वो फिक्स किया गया पहले के जो जमाने में होता था। और ये कब तक चला ना? 1870 से लेकर कब तक ना? 1914। क्वेश्चन आ सकता है। पुराने समय में सभी मुख्य देशों की विनिमय दर स्वर्ण और ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था अनुसार होती थी। क्या है? ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो आएगा यहाँ से गोल्ड स्टैंडर्ड जो फिक्स अकॉर्डिंग, ये लिखा है। और मेजर कंट्री जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड को कब से कब तक ना? 1870 से लेकर 1914 तक। और आपका ये 1944 से लेकर 1971। क्या लिखा है ये? दूसरा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड, ये आपका 1944 से लेके 1971। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है ना? एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ ऑल करेंसीज वे आर मेंटेन्ड बाय फिक्स देयर प्राइसेस इन द टर्म ऑफ गोल्ड। ओके, ये जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है ना? एक्सटर्नल वैल्यू जो है गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में उसको कंपैरिजन करते हैं। सेंट्रल बैंक क्या? इसका मतलब हमारे भारत में गोल्ड का जो रेट है, जैसे $1 में अगर $1 इक्वल टू दे रखा है 2 ग्राम, $1 इक्वल टू 2 ग्राम दे रखा है, इसका मतलब गोल्ड का जो रेट है उसी हिसाब से हम एक्सचेंज रेट निकाला जाता है उस समय। ठीक है, तो आपको जो दे रखा है उस हिसाब से समझो। देखो किस प्रकार की, अगर 1 पाउंड दे रखा है कितनी है ना? 5 ग्राम है। और $1 दे रखा है 2 ग्राम है, तो ज़्यादा जो रेट है पाउंड बराबर में कितना डॉलर हो जाएगा ना? देखो इसकी 2.5 गुना हो रहा है ये। जब वो 1 पाउंड में 5 ग्राम है और $1 में 2 ग्राम है, इसका अर्थ है ना 5 ग्राम के लिए हमें 5 ग्राम के लिए कितना? $2.5 हमें लगाना पड़ता है, जो उसका वैल्यू है। इसका मतलब 1 पाउंड बराबर में डॉलर हो गया 2.5। उसी प्रकार की आपको निकालना पड़ता है जो मैं आपको बताया। ठीक है, तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज वे आर मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन द टर्म ऑफ गोल्ड। इन द टर्म ऑफ गोल्ड का मतलब होता है क्या है? भारत में देखो आप कि 1 रुपीज में कितनी सोना मिल रहा है, कितनी ग्राम, 1 बाय समथिंग हो जाएगा। और $1 में कितना ग्राम है वो भी। तो इन दोनों कंपेयर करके, जैसे एग्जाम्पल छोटा सा दे रखा है, अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, $1 बराबर में आपको दे रखा है 2 ग्राम और 1 रुपीज बराबर में आपको 1 ग्राम है, तो $1 बराबर में 2 रुपीज हो जाएगा। समझ में आया एग्जाम्पल जैसे? तो उसी प्रकार की आपको गोल्ड को कंपेयर करेंगे, जैसे गोल्ड को कंपेयर करेंगे वो पैसे उनका उतनी ज्यादा वैल्यू है। According to Bretton Woods standard, gold was replaced by US dollar as the core of the system. Under the system, all currencies were pegged or related to US dollar at a fixed exchange rate. इसमें क्या है? उसमें क्या है ना? फिक्स तो कर दिया गया। और करेंसीज वर मेंटेन बाय फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन द टर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड का रेट क्या है उससे फिक्स कर दिया गया। लेकिन दूसरा क्या कर दिया गया ना? US डॉलर से प्रतिस्थापित किया गया। इसको क्या कर दिया गया ना? सब्स्टिट्यूट किया गया किससे ना? US डॉलर से।
Under this system, all currencies were pegged and related to US dollar at a fixed exchange rate. This system gave birth to the IMF, फुल फॉर्म आ सकता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? IMF को ये हो गया अंतरराष्ट्रीय, और मॉनेटरी हो गया मौद्रिक, ये होता है फंड होता है कोष, तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, ओके। और इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है नहीं है, वो बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है बेटा? देखो, अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब होता है अवमूल्यन, और आपका इसमें दे रखा है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या दे रखा है। पहले हम डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ये तो अभी डेप्रिसिएशन के बारे में बात की है अभी हम डेप्रिसिएशन के लिए, और डिवैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं ना, अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन, ठीक है ना, या उसको दूसरा भी नाम हम कह सकते हैं। अवमूल्यन के लिए हमने पढ़े थे कौन सा? एप्रिसिएशन पढ़े थे हमने, इसका मतलब क्या? अधिमूल्यन। ये अधिमूल्यन है, ये अवमूल्यन है, वो अधिमूल्यन, ये अवमूल्यन, हिंदी में समझो, ये अवमूल्यन है। क्या है इसका मतलब? अवमूल्यन, अ और ब, और वो अधिमूल्यन था। तो मीनिंग क्या होता है? Devaluation refers to the reduction in price of domestic currency in term of all foreign countries under fixed exchange rate regime. इसका मतलब क्या है ना? अवमूल्यन से अभिप्राय स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सभी विदेशी मुद्राओं करेंसी के रूप में घरेलू करेंसी के मूल्यों में कमी से होता है। और इसमें डेप्रिसिएशन और आपका डिवैल्यूएशन का मतलब अभी हम बता देते हैं क्या है नहीं है। ये जो दे रखा है अवमूल्यन, वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सभी विदेशी मुद्राओं के रूप में घरेलू करेंसी के मूल्यों में कमी से होता है। इसका मतलब क्या होता है ना? स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, स्थिर विनिमय दर प्रणाली ये रिलेटेड टू कौन सा हो गया? फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ हो गया सिस्टम। उसमें इसमें डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ। जिसका मतलब यहाँ पे इधर मार्केट का कोई दूर से मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे नम्य विनिमय दर प्रणाली, यहाँ पे आपका क्या होती है ना? फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे जहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट के लिए यहाँ पे हो गया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है ना? और नम्य आगे आप पढ़ेंगे उसमें ना। मूल्यह्रास से अभिप्राय नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सभी विदेशी करेंसियों के रूप में घरेलू करेंसी का बाजार मूल्य में कमी। ये फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर कम हो गया, इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, फ्लेक्सिबल आगे पढ़ेंगे हम। और ये क्या हो गया ना? ई टैक्स प्लस ड्यू टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट लेता है इसके, ये सरकार के जो कारण से होता है, ये ड्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कारण से जो कमी होती है ये। और ये क्या होता है ना? मार्केट जो फोर्स है, मार्केट का जो फोर्स है, जो डिमांड, जो सप्लाई और जो डिमांड है, मांग और पूर्ति है, उसको देख कर क्या होती है? बाजार शक्तियाँ, ये आपका मूल्यह्रास होती है। और एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होती है? इट टेक प्लेस अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत होती है। ये यहीं पे भी बताया गया, ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं था। ये फिक्स एक्सचेंज रेट है और ये हो गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो आप दोनों सुनो, इसको बोलते हैं अवमूल्यन। ये अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या अंतर है ना? अवमूल्यन कहते हैं कहते हैं बेटा ना, हमारे डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाना, लेकिन कौन सी टर्म में ना? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। लेकिन जो मूल्यह्रास होती है वो भी कम होती है उसकी वैल्यू, लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ठीक है। चलिए अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ते हैं। ये क्या होता है ना? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर्स टू ए सिस्टम इन व्हिच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस। वो क्या था ना? आपने फिक्स कर दिए। इसमें क्या हो गया? ऐसे नहीं है। ये अगर मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसी हिसाब से जो रेट तय किया जाता है, एक तरह से जो फ्लेक्सिबल होती है। आपने पढ़े होंगे जब आप फ्लेक्सिबल, कभी कभी आप इलास्टिक पैंट ले आते हैं जो बचपन में होते हैं, बड़ा भी पहन रहा है आप भी पहन लेते हो, ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इलास्टिक लगा हुआ होता है, फिक्स नहीं है। फिक्स वाले क्या होता है? जो आपका होती है कमर वही पहन सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबल में जो इलास्टिक है उसमें तो बेटा छोटा भी बड़ा भी कोई भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होती है ना, मार्केट को देखकर चेंज होती है आपकी कीमत, आपके पैसे की वैल्यू, ठीक है। अभी जो मैं आपको पहले भी कंपेयर किया कि भारत का जो मार्केट और सप्लाई की देखकर
उनकी इकोनॉमी को देखकर जो डॉलर का जो वैल्यू है बहुत $1 में ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके बेटा, तो आपको समझ में आया कि जो आपका ये नम्य विनिमय दर है, फ्लेक्सिबल रेट है, वो क्या होता है ना, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई है, जो मांग और पूर्ति, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें क्या होती है ना, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, सरकार का कोई उसमें भूमिका हस्तक्षेप नहीं होता है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड को लेकर जो रेट तय किया जाता है वो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। जो अंडरलाइन किया गया, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, ये बाजार द्वारा होती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ये भी कहा जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या उसको हिंदी में बोलते हैं लचीला विनिमय दर, या उसको नम्य विनिमय दर भी कहा जाता है, नम्य विनिमय दर कहा जाता है, या उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो। जो सरकार जो डिपेंड करती है, जो फिक्स होती है गोल्ड को लेकर, ओके, तो वो आपका फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड होती है, वो आपका स्थिर होती है, स्थिर विनिमय दर। लेकिन जो नम्य विनिमय दर होता है वो होता है मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई, तो उसको लेकर जो होता है, जो डिमांड और सप्लाई होता है उसको लेकर होता है फ्लेक्सिबल। गवर्नमेंट कंट्रोल की देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें सरकार कंट्रोल करती है, इसमें सरकार का कोई क्या नहीं होता है ना, इंटरवेंशन नहीं होती है, हस्तक्षेप नहीं होती है, ओके। ये क्या होती है, ये केवल मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन्स स्टेबल, ये हमेशा समान रहता है, एक जैसा रहता है, ओके। एंड ओनली ए स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल, हल्का फुल्का जो चेंजेस इसमें देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या है ना, बदलता रहता है मार्केट में कब सप्लाई डिमांड बढ़ रहा है उसके ऊपर। तो बेटा आपको अच्छी तरह से आ गया होगा फिक्स एक्सचेंज रेट, जिससे हो गया स्थिर विनिमय दर प्रणाली, और नम्य विनिमय, फ्लेक्सिबल हो गया नम्य, और फिक्स हो गया आपका स्थिर। चलिए उसके बाद बेटा आते हैं क्या है ना, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, प्रबंधित तरणशीलता प्रणाली। बहुत खतरनाक बेटा हिंदी इसमें, प्रबंधित तरणशीलता प्रणाली। तो उसमें क्या, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से इंटरनेशनल जो मॉनेटरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक जो इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्रियों, वो क्या करे, फोकस किए, अपना ध्यान को दिए, तो किसके ऊपर, आइदर दे आर अटेंशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ आइदर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। उन्होंने क्या करे, स्थिर और विनिमय दर प्रणाली पर केंद्रित किया। लेकिन विद द एंड ऑफ बटन बोर्ड सिस्टम, तो मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्ट द मेथड ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये आ सकता है एक नंबर क्वेश्चन में कि फिक्स और फ्लेक्सिबल के बाद कौन सा एक्सचेंज रेट आया, वो आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ठीक है। ये क्या है ना, इट रिफर्स टू ए सिस्टम, वो एक सिस्टम है इन विच, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। ये फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होती है वो मार्केट फोर्स पर डिपेंड करता है। एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका मतलब पहले क्या होता था ना, पहले गवर्नमेंट इंटरफेयर करता था, जो आपका फिक्स देखते थे फिक्स के लिए। उसके बाद क्या था ना, मार्केट ऊपर डिपेंड किया, सरकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन इसमें क्या है ना, मार्केट का जो फोर्स है, इसको समझो अच्छी तरह से, क्या है ना, विदेशी विनिमय दर बाजार शक्तियों से निर्धारित होती है, और केंद्रीय बैंक विनिमय दर बाजार में हस्तक्षेप द्वारा विनिमय दर को प्रभावित करती है। अब क्या होती है, कभी कभी हमारे इंडिया का जो रुपीज गिरता जाता है, तो आरबीआई आता है और उसको वो मैनेज करता है। तो उसी प्रकार के जो चीजें हैं, ये सिस्टम में क्या है, सेंट्रल बैंक इंटरवेंसेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट विद इन द सर्टेन लिमिट्स। इसका मतलब इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के जो ऊंचा वचन को निश्चित सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए विदेशी विनिमय दर में केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है। मैंने एग्जाम्पल जो भी मैंने दिया, इसका लक्ष्य होता है कि विनिमय दर को वांछित लक्ष्य मूल्यों के करीब रखा जाए, जो उसका वैल्यू है उसके ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर उसकी प्राइस $1 में अगर हो रहा है 74 रुपीज, 75, 76, 77, 78, 79, 80, मतलब एक घंटे में 1 रुपये हमारे बढ़ता जा रहा है, 80, 82 हो गया, तो फिर सेंट्रल बैंक वहां आता है और उसको मैनेज करता है, ठीक है बेटा।
फॉर दिस, उसके लिए सेंट्रल बैंक मेंटेन्ड द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। इसका अर्थ क्या है ना, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय के कोष रखते हैं जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाती है कि विनिमय दर लक्ष्य मूल्य के आसपास है या नहीं है। इसे क्या बोला जाता है ना, इसे डाटी फ्लोटिंग कहा जाता है या उसे गंदी तरलशीलता भी कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये वाला सिस्टम आप पढ़ लेना, ठीक है, जो आपको दे रखा है। Suppose India has managed the floating rate system and Indian central bank wants to keep the value of the rupees close to 60 rupees per US dollar। देखो अगर 60 रुपए डॉलर है तो वो मेंटेन करेगा आरबीआई, क्या करेगा, या थोड़ी सी कम हो गया या तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है बेटा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग रेट में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोग बेटा इसमें आप उसको देख सकते हो। The flexible exchange rate is the rate which is determined by the supply and demand force in the foreign exchange market। बिल्कुल है, वो डिटरमाइन करता है कौन सी में, फ्लेक्सिबल में सप्लाई और डिमांड का जो फोर्स है मार्केट में कितना है उसको देखकर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है। इट इज फ्री फ्रॉम द इंटरवेंशन अदर देन मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स को छोड़कर किससे कोई दबाव नहीं है, कोई वहां पे कुछ इंटरवेंशन या कोई उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है बेटा। लेकिन दूसरी ओर अब आते हैं, जब मैनेज फ्लोटिंग होती है वो क्या होती है ना, मार्केट का तो मार्केट को देखते हैं, मार्केट का द रेट इज द मार्केट रेट व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज अ टूल टू कंट्रोल द अनअवेलेबल इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या है, ये दे रखा है, समझने की आप कोशिश करो क्या दे रखा है ना। अत्यधिक पूर्ति के परिणाम स्वरूप इसमें जो आपको दे रखा है कि इसमें डिफरेंस तो समझो क्या है। फ्लेक्सिबल में हो गया कि ये मार्केट का जो डिमांड और सप्लाई फोर्स है, इसमें बाहर कोई उसमें इंटरवेंशन नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, चाहे आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मार्केट रेट होती है, ओके, वो क्या होता है ना, सेंट्रल बैंक से वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। दोनों बड़ा समझ में आ गया। और आप आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपके सिलेबस में है, नहीं है तो थोड़ा सा देख लेना कि ये जो मार्केट जो है, मार्केट फॉर डिमांड एक्सचेंज किससे, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो किससे आपको प्रभावित होती है, वो सारे पॉइंट जो है आपको एक बार आपको रीड करना है जस्ट कि कौन कौन सा। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपके आउट ऑफ सिलेबस है तो नहीं पढ़ना है, अगर है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और रीजन्स फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, तो कौन कौन सी बातें हैं जिसमें फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि का कारण क्या होता है ना। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, अगर फॉरेन करेंसी फॉल हो गिर जाती है उसकी, ओके, जैसे 74 रुपये से 70 रुपये हो गया तो हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें कम पे करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होती है, हमारे देश का जो अगर पैसे क्या हो जाता है, मूल्यह्रास नहीं है, अवमूल्यन होती है, एप्रिसिएशन होता है। इसका मतलब क्या होती है ना, अगर 45 से बढ़कर 50 हो गया वो डेप्रिसिएशन हुआ, लेकिन 50 से कम होकर 45 हो गया वो एप्रिसिएशन हो गया। अगर कभी हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन होती है तो हम क्या करते हैं ना, विदेशी जो डिमांड है वो बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कम पैसे पे करना पड़ेगा। जहाँ पे यहाँ एक आर्टिकल खरीदने के लिए 7,000 रुपये पे करना पड़ता था, यहाँ 7,400 रुपये पे करना पड़ेगा, या 7,400 रुपये पे करना पड़ता था, अब 7,000 पे करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि जो इंडिया की जो मार्केट है, जो खरीदने वाले जो लोग हैं तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये एक इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज होगा। एक्सपोर्ट बेटा क्यों नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे ना उनको कम पैसे मिलेगा, तो क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, वो रुक जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, बिन पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। When a foreign currency becomes cheaper in the term of domestic currency, it promotes tourism to that country। बेटा क्या करेंगे ना, टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसीज राइजेस, और डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी क्या होगा, राइज होगा। When a foreign currency becomes cheaper, अगर वो क्या हो जाती है, दूसरी ओर क्या हो जाती है ना, अगर सस्ती हो जाती है, जब विदेशी करेंसी घरेलू करेंसी की तुलना में सस्ती हो जाती है, तब
ये उस देश में पर्यटन को बढ़ोतरी देती है, परिणाम स्वरूप विदेशी करेंसी की मांग बढ़ जाती है। ओके, तीसरा क्या होती है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, जब फॉरेन करेंसी का जो प्राइस क्या होती है, गिरती है, इट्स डिमांड राइज एज मोर पीपल वांट्स टू मेक गेन्स, हर कोई लाभ कमाना चाहेगा, भाई सस्ते में खरीदो और महंगा में बेचो, तो इसीलिए फिर ये होता है। तो इसका ग्राफ आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है इसमें ना, अगर आपका इस फिगर को देखो, चलिए देखो बेटा, यहाँ पे डॉलर दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे डॉलर है, ठीक है। अगर ये जो आपको अगर दे देगा, अगर मान लो आप 74 रुपीज़ में से $1 आपका भी रेट है, और पैसे क्या होगा ना, पैसे जो हमारा एप्रिसिएशन हो गया, इसका मतलब 70 रुपये देकर हम $1 ले रहे हैं। इसका मतलब है अगर डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा डॉलर का, इसका मतलब हम 74 रुपये दे के $1 ले रहे हैं, इसका मतलब डॉलर का जो वैल्यू है बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे ना, जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है वो कम करेंगे। भैया अभी हम कुछ खरीदेंगे नहीं, अभी हम कुछ नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम कुछ वहाँ सप्लाई नहीं करेंगे। खरीदेंगे किस लिए ना, अगर हम कम अगर बढ़ गया उसका रेट, तो हम क्या करेंगे ना, हम सप्लाई तो करेंगे लेकिन हम डिमांड वहाँ से नहीं करेंगे। सप्लाई करेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा मिलेगा, तो सप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन डिमांड इसलिए नहीं करेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं। तो डिमांड जो होगा वो क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा, अगर उसकी वैल्यू कम होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि हमें कम पैसे पे करना पड़ेगा। आपको ये फिगर भी समझ में आ गया, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना बारीक से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई भी पढ़ना आपको क्या क्या है नहीं है, ये भी बहुत है कि एक्स फॉर गुड और सर्विस सप्लाई, ये आप देख लेना अगर आपके है, अगर आपके सिलेबस में है, एक बार उसको भी रिवाइज मारना। तो मैं आपको इसकी जो मेन चीज़ें ये बता देता हूँ, बस ये बता देता हूँ मैं फिगर आपको कि रीजन्स फॉर राइज इन सप्लाई। अब तो हम डिमांड पढ़े थे, डिमांड जो बढ़ेगा उसका कारण हमने पढ़े थे, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगा, तो सप्लाई बढ़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा ना, सप्लाई बढ़ने का कारण क्या होती है ना, पूर्ति में वृद्धि। जब विदेशी करेंसी की कीमत बढ़ती है, अगर मान लो कि राइज हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की जो करेंसी है उसका रेट बढ़ जाएगा, तो हम सप्लाई करने में तो दिक्कत नहीं है ना, हम ज़्यादा रेट ज़्यादा, डोमेस्टिक गुड्स बिकम्स रिलेटिवली चीपर, वो तो सस्ता है। इट इंक्लूड द फॉरेन करेंसी टू इंक्रीज देयर इम्पोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक करेंसी, मतलब एज ए रिजल्ट सप्लाई फ्रॉम फॉरेन करेंसी राइज। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर फॉरेन करेंसी बढ़ गया, फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, पहले 70 रुपये में हमें $1 मिलता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70 रुपये में हमें $1 मिलता था, अब वो हो गया 74 रुपीज़ में। अगर $1 मिल रहा है 2 दिन के बाद, तो आप सोचिए जब आप कोई चीज़ों को आप सप्लाई करते थे, कोई भी गुड्स आपने बनाए, आपको $10 में एक चीज़ें हैं या $100 में एक गुड्स आप भेज रहे हो, तो पहले आपको मिलता था, पहले आपको इंडिया में मिलता था 7,000, अब आपको मिलेगा 7,400। तो आप मुझे बताओ 7,000 आपको रिसीव करना पसंद करोगे या 7,400 रिसीव करना पसंद करोगे? 7,400 रिसीव करना पसंद करोगे। इसीलिए आप क्या करोगे, सप्लाई को राइज करोगे, बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा। इसीलिए जो रेट बढ़ती है, वैल्यू अगर इसका बढ़ता है तो उसको सप्लाई आप कर देते हो, उसको आप राइज करते हो। क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। दूसरा क्या दे रखा है ना, व्हेन प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी राइज, अगर किसी की फॉरेन करेंसी अगर आपको बढ़ जाएगा, सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी एज पीपल वांट्स टू मेक गेन्स फ्रॉम द क्या है न स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। सेकंड क्या कह रहा है ना, अगर फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है, ओके, तब विदेशी करेंसी की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सट्टेबाजी की गतिविधियों से लाभ कमाना चाहते हैं। ओके, ये जो सट्टेबाजी जो एक्टिविटी है उसमें भी वो लाभ कमाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे रिस्क होगा, देखा जाएगा, थोड़ा लगा देते हैं उसमें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या क्या आ गया है ना, अगर रेट बढ़ गया, रेट ऑफ एक्सचेंज, अगर रेट बढ़ गया करेंसी का,
तो आपका सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा बेटा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो सप्लाई का ऐसे होगा। नॉर्मली भी आप जब सप्लाई पढ़े थे, चलो ये आपका डॉलर फलर छोड़ो, जैसे आपने सप्लाई और डिमांड में आपने 11th में पढ़े हैं ना, अगर कीमत बढ़ेगा तो ज़्यादा सप्लाई करते थे, प्राइस इंक्रीज होता था ज़्यादा सप्लाई करते थे, अगर प्राइस कम होती है तो कम सप्लाई करते थे। तो ये आपको आ गया इसके कारण। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो ज़रूर आप इसको एक बार शुरू से लास्ट तक ओके एक बार देख लो, और इसमें जो अंदर है और चीज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा, और सब्सक्राइब लाइक तो बेटा थोड़ा बहुत कर दिया करो, आगे भी मैं और वीडियो बना के आप लोगों को भेजूंगा। बाय बेटा।